अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नेशनलिज्म पे अजीब पैराडॉक्स है। एक पराई भाषा में लफ्ज़ हम नेशनलिज्म का लिख रहे हैं, यहाँ की लोकल भाषा में एक लफ्ज़ मैं लिखता हूँ। ताकि नेशनलिज्म की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो आ सकें। आप तो खैर यहाँ सारे लोग जो हैं माशाल्लाह दीनी और कुरानी, तो परेशान ना होइएगा इस हिंदी लफ्ज़ से। ये भी यहाँ की आखिर यहीं की भाषा है ना, यहीं की, इसी इलाके की। तो नेशनलिज्म का ताल्लुक तो चूँकि धरती से होता है तो इससे भी कोई मुनासबत होनी चाहिए। तो एक बुनियादी बात ये है कि ये जो लफ्ज़ हैं जितने भी, यानी नेशन, नेशनलिज्म, स्टेट, हत्ता के सोसाइटी एक लफ्ज़ है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सारे के सारे इंसानी जहन के बनाए हुए तसव्वुरात हैं। कॉन्सेप्ट्स जो हैं उससे मुराद ये है कि ये हक़ाइक़ नहीं होते। इंसानी जहन जो है वो खारिज में मौजूद जो कोई भी चीज़ है, इंसानी जहन का जब उससे इंटरेक्शन होता है तो वो चीज़ जैसे अपना असर डालती है इंसानी जहन पे, उस चीज़ को हम टेक्निकली यानी कह लें, हम कहते हैं फिनोमिनन। ये लफ्ज़ सबने सुना होगा, फिनोमिनन। एक फिनोमिनन है ये कमरा, ये सूरत हाल भी एक फिनोमिनन है हमारे लिए। तो इंसानी जहन जो है वो फिर खारजी सूरत हाल को समझने के लिए, उसकी तफहीम के लिए तसव्वुरात बनाता है। यानी ये इंसानी जहन की एक्टिविटी है, इसका तरीक़ाकार ही ये है, इसके बगैर ये चल नहीं सकता। इंसानी जहन नाम देता है, नाम भी असल में तसव्वुर होता है जब भी हम लेबल देते हैं कोई। और हम बाज़-औक़ात किसी तसव्वुर, किसी बात को, किसी फिनोमिना के किसी एस्पेक्ट को जब हम नाम दे देते हैं तो बाज़-औक़ात मुतमईन हो जाते हैं कि गोया हमने उसको समझ लिया, या गोया जैसे वो एक हकीकत है। तो वो असल में हम तसव्वुर होता है हमारा, और वो एक एफर्ट होती है इंसानी जहन की। इंसानी जहन जो है वो सूरत हाल को समझने के लिए तसव्वुरात बनाता है और फिर उन तसव्वुरात में एक रब्त पैदा करता है, और उस रब्त को हम फिर थ्योरी कह देते हैं या कोई भी उसको हम इस तरह का नाम देते हैं। तो वो हमारा एक थ्योरेटिकल एक एक्सप्लेनेशन होगी सूरत हाल की, एक फिनोमिना की। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि बाज़-औक़ात हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूं समझने लगते हैं कि जैसे वो खारिज में मौजूद हक़ाइक़ हैं और उन हक़ाइक़ से हमारा कोई वास्ता है और वो फिक्स्ड हैं और कांस्टेंट हैं। बात यह है कि ये जो तो सब कॉन्सेप्ट्स इंसानी जहन ने बनाए हैं ये इवॉल्व कर रहे होते हैं, इनके मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, मुख्तलिफ जहन उसको मुख्तलिफ तरह से ले सकते हैं, मुख्तलिफ तरह से ले रहे होते हैं। एक ही टाइम में जो है वो उस कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुख्तलिफ हो सकती है। ये तो खैर उसकी डेफिनेशन की बात है, जो जिस वजह से वो कॉन्सेप्ट बन रहा है, जो फिनोमिना का खारजी एस्पेक्ट है, वो मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक ही टाइम में जब हो सकता है, तो फिर जब टाइम बदल जाए, वो सूरत हाल बदल जाए, तो वो जो कॉन्सेप्ट्स बने थे अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ मानों में भी इस्तेमाल होने लग सकते हैं। तो अक्सर जो मुबाहिस पैदा होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होती हैं, नेशनलिज्म भी उनमें से एक है,
उसकी बड़ी वजह ये होती है कि मुख्तलिफ लोगों के जहन में उसकी मुख्तलिफ जो है वो डेफिनेशन होती है, और कोई उसको जो है ज़्यादा, अगर हम वो बात करें, उसके पॉजिटिव कॉनोटेशंस में ले रहे होते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव कॉनोटेशंस में ले रहे होते हैं। बल्कि मैं ये बात बहुत वाज़े करूँगा कि इस हल्के में ये लफ्ज़ यूज़ है, मॉडर्निटी भी एक कॉन्सेप्ट है, खुद जदीदियत भी एक कॉन्सेप्ट है। इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए जिस तरह मैं समझता हूँ कि बाज़ हल्कों में लिया जाता है कि इसको एक सॉलिड, यानी वो एक सूरत हाल को समझने की कोशिश है, उसके कुछ वैलिड रीजंस हैं, वो बिला वजह तो नहीं है, जाहिर है। ये नहीं कि आर्बिट्रेरीली इंसानी जहन जो है वो कर लेता हो, ऐसा तो नहीं है, जाहिर है उसकी कुछ बुनियादें तो होती हैं, लेकिन स्टिल वी शुड डील विद इट एज इफ इट इज अ कॉन्सेप्ट, और उसमें गुंजाइश रखनी चाहिए इख्तलाफ की भी, उसकी मुख्तलिफ ताबीरात की भी, एक ही ज़माने में, और जब ज़मानो मकान में फासला पैदा हो जाए तो उस वक्त भी। तो इस बैकग्राउंड से हम बात शुरू करते हैं। तो बात यह है कि इंसानी जो कोई भी इज्तिमा है, ये भी एक इंसानी इज्तिमा है। एक बड़ा सवाल ये है हमारे सामने कि एक इंसानी इज्तिमा अपने आप को क्या समझता है। यानी हम लोग मिसाल के तौर पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम लोग अपने आप को यानी क्या समझ रहे हैं कि हम कौन हैं। इस कमरे में बैठने वाले वो लोग जो एक गुफ्तगू सुन रहे हैं, इसका एक तवातुर है, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इदारा या कुछ भी एक सिलसिला, हम अपने आप को यूं एक लेबल दे सकते हैं, हम ये लोग हैं। साथ वाले घर में कोई और एक्टिविटी हो रही है, कोई और इदारे मौजूद हैं। अब ये सवाल कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ये जो आइडेंटिटी है, यानी मेरी नजरों में, ठीक है ना, इसको हम यानी गोया ये हमारा सेल्फ है। सेल्फ का जो दूसरा पोल है वो आप लोग जानते हैं, सेल्फ बन ही नहीं सकता जब तक वो अपने अदर को डिफाइन ना करे। यानी ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पोलैरिटी है, इकट्ठी एग्जिस्ट करेगी। तो हमारी नजरों में हमारी जो शनाख्त बनेगी वो असल में बनेगी, एंकर जो हम करेंगे वो अदर में करेंगे, फिर देखेंगे अपने आप को, गोया वी स्टेप इनटू द शूज ऑफ द अदर, और फिर हम वापस अपने आप को डिफाइन करेंगे कि हम कौन हैं। लिहाजा मसलन हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ एक खास सिलसिले के लोग हैं, हो रही है, लेकिन हमारा अदर कौन है। मिसाल के तौर पे अगर हम मारूफ जो आइडेंटिटीज़ हैं, एक मुसलमान है, वो अपने आप को मुसलमान समझ सकता है, एक नॉन मुस्लिम के मुकाबले में एक तशख़्ख़ुस बनता है कि वो मुसलमान है। मिसाल के तौर पे एक देवबंदी जो है वो अपने आप को, उसका अदर हो सकता है बरेलवी हो, वो बरेलवी के मुकाबले में। एक शिया जो है वो सुन्नी को एंकर करके वो कहेगा कि मैं शिया हूँ। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ हमारे जो सेल्व्स हैं वो डेवलप होते हैं इस तरह से कि हमारा अदर कौन है। तो ये एक बैकग्राउंड है इस बात का। तो नेशन का जो लफ्ज़ है या इसका जो ये एज ए कॉन्सेप्ट जो है, इस पे जो समाजी उलमा हैं, मुफक्किरीन हैं, उनका ये कहना है कि ये नेचुरल नहीं है। ये नेचुरल से मेरी मुराद ये है कि ये ऐसा नहीं है कि इंसानों में शुरू से चला आ रहा था, और ये यानी हमें ख़ास तौर पे जो लोग आज़ादी की तहरीक का मुताला करने वाले हैं और उससे मुतासिर होते हैं, या साम्राज्य के ख़िलाफ़ स्ट्रगल जो हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे हुई, उसमें यानी कौमी मज़ाहमत की बात की जाती है, कौमी जद्दोजहद की बात की जाती है, नेशनल एक उसकी हम बात करते हैं, कौमी तरक्की का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि ये सारे अल्फाज जो हैं ये बिल्कुल फितरी हैं, और ये सारे अल्फाज यानी नेशनल का लफ्ज़, नेशनलिज्म का लफ्ज़ ये चला आ रहा है और ये पुराना है। और फिर बाज़ औक़ात हम खुद कुरान की ताबीर या सीरत की ताबीर भी इस तरह से करने लगते हैं। तो देखना यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म, ये किस तरह से पैदा हुआ, फिर हम उसके बाद जो है समझ सकेंगे कि हिंदुस्तान में जो नैरेटिव्स बने या जो लोगों ने बात की वो किस किस कॉन्टेक्स्ट में की, कौन क्या समझ रहा था नेशनलिज्म को, उसकी मुखालफत कर रहा था या उसकी हिमायत कर रहा था, ये यानी फिर हम बेहतर समझ सकेंगे। तो मिसाल के तौर पे दो बड़े मुफक्किरीन जो हैं जो नेशनलिज्म पे जिनका काम है,
तो बेनेडिक्ट एंडरसन हैं, तो उन्होंने कहा कि नेशन जो है ज़ाहिर है जदीद सूरत हाल में जो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और माशरा जो है वो इस सनती बुनियादों पर उस्तवार होने लगा, तो जो लोकल आइडेंटिटीज़ थी, मिसाल के तौर पे आप हिंदुस्तान की आइडेंटिटीज़ को देखें तो गांव में एक बंदा जो है उसको अगर आप मतलब 200 साल पहले देखेंगे, उसे कहें जी तुम नेशनल सिटीजन हो या तुम नेशनलिज्म कोई चीज़ है, तो वो कहेगा यार क्या है, मैं तो एक किसान हूँ यहाँ का, गांव का, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि मैं राजपूत हूँ या मैं जट हूँ या मेरी शनाख्तें ये हैं। ये शनाख्तें लोकल शनाख्तें हैं जो रिवायती माशरे के अंदर, पुराने माशरों के अंदर, प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर मौजूद हैं, जिनका तो वहाँ वो इस तरह से अपने आप को एक ग्रोह जो है वो डिफाइन कर रहा है। कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी का जो मुस्लिम्स में भी उसी तरह आ गया, ठीक है ना, और वो जो है वो शनाख्तें थी मिसाल के तौर पे। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में शुरू हुई तो वहां पे एक बड़ी शनाख्त पैदा हुई और पैदा की भी गई, क्योंकि जरूरत इस बात की थी कि एक बड़ी आबादी को ऑर्गेनाइज किया जा सके, मजदूर जो है वो कहीं भी काम हो रहा है वो वहां जा सके। अब गांव का एक बंदा डरता है जाते हुए, यार मैं वहां जाऊं पता नहीं क्या हालात हो, वहां की जबान कौन सी हो, ये चीज इंडस्ट्रियल माशरे को सूट नहीं करती। वहां पे बड़ी तेजी के साथ आमदोरफ्त हो सके, ज़ाहिर रस्ल रसाइल हो। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ यूरोप में कि हम एक कौम है, यानी इस कौम का लफ्ज भी यानी आपको, अब यहाँ पे कौम का लफ्ज जो कुरान पाक में है वो उस तरह बात करें, यहाँ पे खास बात हम नेशन की कर रहे हैं एज इट इमर्ज्ड इन द वेस्ट। यूरोप में जिस तरह पैदा हुआ तो नेशन एक बड़ी इकाई है, ये मकामी शनाख्तों से हट के कोई चीज पैदा होनी शुरू हुई और इसका ताल्लुक यानी सनती माशरे के साथ था। और फिर जो है इसमें मिसाल के एंडरसन ने एक लफ्ज बड़ा पॉपुलर है आजकल कि यानी इमेजिन्ड कम्युनिटी से कहा उसने। इमेजिन्ड कम्युनिटी से मुराद ये है कि हाँ, अब ये जो लफ्ज कम्युनिटी है, कम्युनिटीज जो हैं ये लोकल हैं, रियल हैं, कि एक गांव की कम्युनिटी है, एक मिसाल के तौर पे मजहबी कोई कम्युनिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये कम्युनिटीज तो रियल हैं, लोगों का आपस में इंटरेक्शन है, आना जाना है। गांव का मिसाल के तौर पे हर बंदा जानता है यार ये बंदा फलां है, इसका बाप वो था, इसका दादा वो था। तो वो एक रियल हकीकी मानों में एक कम्युनिटी है जिनका आपस में इंटरेक्शन जो है वो हकीकी है। और एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी जो आपके तखय्युल में है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम ज़ाहिर है पाकिस्तान कल्लात में कितने लोग गए होंगे मुझे नहीं पता, शायद कोई एक आध बंदा गया हो कल्लात में, वो हमारे जहन में है कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो एक कम्युनिटी जो है रियल नहीं है। तो ये इमेजिन कम्युनिटी है एक ऐसी, क्योंकि मिसाल के तौर पे खबरों में बताया जाता है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इस वक्त 9 बजे हैं, तो हमारे इसमें आता है कि अच्छा पाकिस्तान कोई चीज़ है जहाँ पे 9 बज गए हैं इस वक्त, हालांकि लोकल टाइम अलग अलग है। तो वो तखय्युल में है, हमारे स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा कहीं भी, सिर्फ अनाउंसमेंट है कि 9 बज गए हैं और मकामी लोग जो हैं वो अपने मकामी टाइम के मुताबिक इफ्तारी कर लें। लेकिन बहरहाल तो खबरनामा जो है वो पूरे पाकिस्तान में 9 बजे, पता नहीं पीटीवी के ज़माने की बात कर रहा हूँ, आता था मिसाल के तौर पर, तो वो जो है बता रहा है हमें कि हम सब पाकिस्तानी हैं। तो ज़राए रस्लो रसाइल, कम्युनिकेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने मदद की, इस सारे फिनोमेना की, इस सारे अमल की, और फिर जो है वो एक नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो पैदा हुआ। इसकी और भी लंबी चौड़ी तारीख है जिससे हम यहाँ इशारे कर रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या है नेशनलिज्म का, और इसके पीछे जो है वो ये ज़ाहिर है कोई भी तारीखी अमल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको इस तरह हम रिड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यूरोप के अंदर जो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही थी, जैसे रेफर्मेशन का नाम आप लोगों ने सुना, तो उसके भी कुछ नताइज निकलते हैं। मजहबी जंगों का एक ज़माना हुआ था, गुजर गया, 30 साल जंगें, ग्रुप्स की, प्रोटेस्टेंट्स की, कैथोलिक्स की, फिर उन्होंने कहा कि यार अपना अपना चर्च करो, ये क्या बकवास बात है, ये चर्च अपना अपना। तो उससे भी जब अपना अपना चर्च पैदा हुआ तो अपना हम कौन है, हमारा अपना चर्च है। तो एंग्लिकन चर्च जो है ये है, और जर्मन ये है, फ्रांस वालों ने कहा हमारा चर्च है। तो एक जो कॉमन चर्च था उसके टूटने से भी नेशनलिज्म का अमल जो है वो तेज़ हुआ, टेक्नोलॉजी से, कैपिटलिज्म के आने से। ये सारे फैक्टर्स थे मेरे दोस्तों कि नेशनहुड का कॉन्सेप्ट जो है वो बना। और फिर ये कौमें जो हैं
यानी निकलनी शुरू हुई और यानी इस तरह से आया। हम समझते हैं एशिया और अफ्रीका जो है वो कॉलोनाइजेशन का पूरा पीरियड है। तो कॉलोनाइजेशन जब यूरोप की तो वो कौमों ने की, यानी वो कौमें अब उस पूरे प्रोसेस से गुजर चुकी हैं। उनके जहन में एक ख़ास कॉन्सेप्ट है, रियासत का एक ख़ास तस्वुर है कि एक कौम है और उसकी लिहाजा नेशन स्टेट की बात हुई कि एक कौम है और उसका हक़ खुद इरादियत है, लिहाजा रियासत है। और इन्होंने फिर कॉलोनाइज किया। तो जो बेसिक यूनिट आए वो इस तरह नहीं हुआ, क्रिश्चियन एम्पायर ने हमला नहीं किया इंडिया पे, इसी ये सलीबी जंगों की तरह नहीं है, इसको समझना चाहिए हमें। तो ये एक मॉडर्न फिनोमिना है और इस पे अब यहाँ के लोग जो है अभी इससे बेखबर थे, वो देख रहे थे कि ये क्या मामला है, किस तरह से हो रहा है। हिंदुस्तान जो है ये इसकी सूरत हाल ये है कि ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इज्तिमा था और ये लिहाजा ये जो सूरत हाल यूरोप में नेशंस की पैदा हुई, यहाँ के यहाँ की जो हकीकी तारीख है और हकीकी जो सूरत हाल है वो यूरोप की सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब जो कॉन्सेप्ट्स पैदा होते हैं वो एक सूरत हाल को समझने के लिए पैदा होते हैं। यूरोप की सूरत हाल तो ऐसी थी कि वहाँ पे ये नेशन का लफ्ज़ अप्लाई हो सकता था। तो इंडियन नेशन की अगर बात की जाए तो क्या ये लफ्ज़ वहाँ अप्लाई हो सकता है? आज जो समाजी मुफक्किरीन वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ना पहले हो सकता था ना इवन अब भी होना मुश्किल है। तो इंडियन नेशन जो है, इंडिया की जो सूरत हाल है वो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के ग्रोह यहाँ पे हैं। उनके अपने अपने राजधानियाँ थीं, अपने अपने चीज़ें थीं। बड़ी जो शनाख्त है यहाँ पे हिंदुस्तान में वो मुसलमानों के आने के बावजूद वो ज़ात पात ही का निज़ाम था। मुसलमान भी अगर कोई जिसको कहते हैं कि जो अनटचेबल्स थे, जो क्या वो हैं दलित या वो थे, नहीं शूदर तो फिर भी 4 वर्णों में। हम इंडिया को नहीं समझते, ये भी बड़ा मसला है। जब से ये 2 कौमी नजरिया है, इंडियन कल्चर को हम बिल्कुल नहीं समझते और जनरलाइज्ड किस्म के हमारे इमेजेस हैं। तो वो जो बिल्कुल वर्णों से बाहर हैं उनकी जो वो एक सूरत हाल थी। तो क्या मैं बात कहना चाह रहा था है जी? हाँ, तो हाँ ये फिर इसी तरह अगर वहां से कोई मुसलमान होता तो उसको जो चौधरी थे, मुसलमान चौधरी, वो उसके साथ मामला नहीं करते थे। वो कहते थे ये चूड़ा है, ये चमार है, ये फलां है। वो मुसलमान होने के बावजूद भी बाजुकात चमार ही रहता था। तो जात पात का निज़ाम उसी तरह यहाँ भी आ गया और हत्ता कि क्रिश्चियंस जब हुए वो भी उसी तरह रहे। अब हमारे सामने बहुत सारे जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो अनटचेबल्स थे, जो वाल्मीकि जो हुए। तो शनाख्तें जो हैं वो यहाँ पे इस तरह की थी। और इसके अलावा अशराफिया है, फिर ये कि ज़बानें हैं, ज़बानों की भी कोई हद है। हिंदुस्तान जो है अभी तक एक यानी मौजज़ा ही है खुदा का कोई कि इतनी ज़्यादा ज़बानें, इतने ज़्यादा लहजे और फिर संस्कृत और फिर प्राकृतें इतनी ज़्यादा। तो वो उसको देखा जाए तो एक अजीब सूरत हाल है यहाँ पे और बहुत डाइवर्सिटी है अल्लाह ताला का, यानी एक ये ख़ास खित्ता है। तो यूरोप से भी ज़्यादा, यानी पूरा यूरोप का जो बर आज़म है उससे ज़्यादा तनव्वुर जो है वो हिंदुस्तान में मौजूद था। तो और ये जो लैंग्वेजेस हैं या ये शेयर भी कर रही हैं कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ, लेकिन अलग अलग भी हैं। तो एक इंडियन नेस जो है वो सेंट्रल एक हुकूमत यहाँ पे, यानी मुगल्स ने कोशिश की लेकिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं बना सके। यानी औरंगजेब, आलमगीर या अकबर या उससे पहले मतलब जो बादशाह बड़े बड़े गुजरे, यानी अशोका, तो ये भी पूरे इंडिया को कभी भी इन्होंने वो नहीं किया। हमेशा जो है वो बगावतें होती थी और साउथ इंडिया जो था बड़ा खित्ता जो है वो अलग रहा और नॉर्थ इंडिया जो है वो अलग रहा। अब नॉर्थ इंडिया की ये ज़बानें हैं, जो संस्कृत है ये भी इवन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है और हिंदी वगैरह। ये साउथ इंडिया जो है इसमें तमिल है और दूसरी ज़बानें हैं। तो हिंदुस्तान में जब ये यानी यूरोपीय अक़वाम आई और फिर ख़ास तौर पे अंग्रेज़ जो हैं, मुख्तलिफ़ अक़वाम आई थी, तो यहाँ पे लोगों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, रेजिस्टेंस शुरू हुई। अब यहाँ पे जो नेशनलिज्म को लोगों ने समझा, एक बड़े तबके ने, उसने इसको रेजिस्टेंस से समझा कि ये मज़ाहमत की तहरीक है नेशनलिज्म, वो इसको उसके साथ लिंक करता है।
और अब ये जो रेजिस्टेंस हुई ये मुख्तलिफ तबकों ने की, और इसमें बड़ा तबका जो है वो हिंदुओं का भी है और मुसलमानों का भी है। मुसलमानों में उलमा का तबका है सबसे अहम, और हिंदुओं में भी मुख्तलिफ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने रजिस्ट किया, जिनके नाम और उनका काम जो है उनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपना अपना पढ़ते हैं। एक पूरी दुनिया में ये मसला है कि हम सिर्फ अपने अपने बुजुर्गों को पढ़ते हैं, दूसरे किसी का काम हो तो वो हम समझते हैं कि बस ठीक है। तो इस जब तक ये तंगनज़री हम दूर नहीं करेंगे अपनी, तो उस वक्त तक हम सूरत हाल को कभी भी नहीं समझ सकेंगे। तो हिंदुओं में बड़े बड़े लोग पैदा हुए, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, उनको भी हम एक्नॉलेज नहीं करते। तो मिसाल के तौर पे अब ख़ास तौर पे जो बंगाल है, ये यानी सबसे आगे था हिंदुस्तान के अंदर बंगाल, और इसमें यानी ऐसे लोग पैदा हुए हिंदुओं में, राजा राम मोहन राय भी यानी यहीं के थे, और बहुत लोग हैं मुझे उनके नाम नहीं याद, लेकिन एक यानी जो 1857 की जंग आज़ादी है उसमें यानी हिंदुओं का बहुत बड़ा रोल था जिसको देखना चाहिए। और उसमें रेवोल्यूशनरी मूवमेंट और वो लोग उन्होंने जो अलामतें इस्तेमाल की वहाँ पे, यानी भारतवर्ष और भारतवर्षा जो है उसकी मतलब आज़ादी, और जो पुराने सिंबल्स थे कि ये राम का देश है मिसाल के तौर पे, ठीक है, ये कृष्णा का देश है, और ये इसके साथ उन्होंने इसको लिंक किया आज़ादी की तहरीक को। और इसी तरह जो है मिसाल के तौर पे ये जो लफ्ज़ मैंने यहाँ तो ये मैंने लिखा है वंदे मातरम, तो ये एक बंगाली का बेसिकली मशहूर नावल था, और उसका ये एक पोइट्री थी जो एक तरह से यानी ये भी एक कौमी तराना ही का दर्जा है इसका। तो अब इसमें मातर जो है वो मदर है, ठीक है ना, मदर से मुराद है भूमि, जगह, ज़मीन, मेरी मिट्टी, धरती। और ये वो भूमि को जो है वो कहते हैं कि ये इसके दो हैसियतें हैं। एक तो ये पितृभू है, यानी फादरलैंड है, या मातृभू कह लें, मदरलैंड है, और दूसरी तरफ जो है इसको वो कहते हैं कि ये पुण्य भू है, यानी ये मुकद्दस है, ये होली है, होली लैंड है। मदरलैंड एंड होली लैंड, ये दो कॉन्सेप्ट्स उनके यहाँ ये बहुत हैं। और जब ये मूवमेंट चली हिंदुओं के यहाँ, मुख्तलिफ लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, और मैं मुस्लिम पे भी आता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा इस मुसलमान भी साथ ज़ाहिर है कि उनके मिले। तो मुसलमान और हिंदू दोनों ने ये तहरीक चलाई, ख़ास तौर पे यानी 1857 की जो जंग आज़ादी है। लेकिन सिंबल्स, अलामतें जो उन्होंने इस्तेमाल की, उसमें हमें नज़र आता है कि वहाँ पे यानी जो खालिस हिंदू समाज की अलामतें हैं वही इस्तेमाल करनी थी उन्होंने, नेचुरल भी यही था, और मुसलमानों ने अपनी अलामतें इस्तेमाल की। तो इस तरह से ये भारत आज़ादी की तहरीक चली। लेकिन एक कॉमन थीम यही था कि ये लोग बाहर से आए हैं, ये चाहे ईसाई हैं, चाहे ये यूरोपियन हैं। ये जो लफ्ज़ फरंगी इस्तेमाल करता है, ये पता है आपको कहाँ से बना है, इसका रूट क्या है? ये फरंग का लफ्ज़ बताएगा? ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं फरंगी। ये लफ्ज़ असल में फ्रेंच है, और फ्रेंच जो थे इनकी यानी वो हुई थी यानी अरबों के साथ, और उस ज़माने में सलीबी जंगों के ज़माने से, तो वहाँ से ये अरबी के अंदर, और वहाँ से फिर ये उर्दू के अंदर आया। और तो यानी अंग्रेज़ तो, लेकिन ये लफ्ज़ ज़ाहिर है पूरे यूरोप के लिए बोला गया, पूरे यूरोपियंस के लिए, तो वो अदर बन गए। और ये जो फिर तबकात थे हिंदुओं के यहाँ भी और मुसलमानों के यहाँ भी जो रेजिस्टेंस कर रहे थे, वो एक यानी उन्होंने अपने आप को ये तस्वुर किया कि हम एक कौम हैं। ये यूरोप की जो कौमें हैं उस सेंस में कौम नहीं थे, लेकिन यानी ये लफ्ज़ यहाँ पे आया और इन्होंने अपने आप को ये समझना शुरू किया कि हम एक कौम हैं। और नेशनलिज्म की बात जो है लोगों ने यानी मुख्तलिफ एंगल से करनी शुरू की। और अब देखना इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें नेशनल का लफ्ज़ जो है वो बड़ा अहम है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये क्लेम है कि वो हिंदुस्तान के तमाम यानी जो डाइवर्सिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है। वो कल्चरल डाइवर्सिटी भी हो सकती है, वो रिलीजियस डाइवर्सिटी भी हो सकती है, वो सारे तनव्वुओं को अपने साथ रखेगी। और लिहाजा वो लेकिन नेशनल, अब वो जो यूरोप का नेशनलिज्म है उसमें तनव्वु नहीं है, वो मोनोलिथिक है, वो एक ख़ास तरह का है कि ये फ्रेंच हैं, ये जर्मन है, जर्मन नेशनलिज्म।
और वो उसी नेशनलिज्म की बुनियाद पे जंगें भी हो रही हैं उनकी, पहली जंग अज़ीम भी, दूसरी जंग अज़ीम भी, खौफनाक नताइज भी उसके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो जो नेशनल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए गोया इस्तेमाल कर रहे हैं, गांधी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंडियन उसमें, और हमारे उलमा जो हैं वो भी उससे ज़ाहिर है हम समझ रहे हैं कि ये आज़ादी की तहरीक है, और सही समझ रहे हैं आज़ादी की तहरीक है, और उसके लिए वो लड़ रहे हैं। नेशनल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नेशनलिज्म की बात हो रही है। कुछ लोग थोड़े से अलर्ट हुए जब ये नेशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा, तो दो तरह के लोग, एक तो वो लोग हैं जब जो मेन जो तनव्वो है हिंदुस्तानी माशरे का, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल हैं, और इसी तरह सारी कास्ट हैं, सारी क्लासेस हैं, और इसको वो नेशनल, एक कॉनोटेशन ये बननी शुरू हुई। ओके, दूसरी कॉनोटेशन जो है इसका बनना शुरू हुआ कि जब ये बात सावरकर, जो जिसको बीजेपी अब बहुत अपना वो मानती है एक तरह से गुरु, उसने ये बात की कि हमारा जो रिश्ता है धरती के साथ वो मुसलमानों से मुख्तलिफ है। मुसलमानों का रिश्ता, जो लोग कन्वर्ट हुए हिंदू से मुसलमान में, वो इसको उनके लिए फादरलैंड तो है, ये वो मानता है कि ये उनके लिए ये पितृभू है, पितृभूमि है, लेकिन ये पुण्य भू नहीं है उनके लिए ये मुकद्दस नहीं है। इनकी मुकद्दस जगह दूसरी हैं, इनके लिए अरब मुकद्दस है, इनके लिए पुण्य जो है वो वहां पे है। हमारे लिए पुण्य है, हमारे लिए यानी हरिद्वार और बनारस और गंगा, हमारे जितने मुकद्दस मकामात हैं वो यहीं पे हैं, मुसलमानों की तो नहीं है। ये बात ठीक भी है, और लिहाजा उसने कहा कि ये नेशनलिज्म जो है, प्योर नेशनलिज्म जो है वो सिर्फ हिंदू ही हो सकता है नेशनलिस्ट। ये बात उसी वक्त होनी शुरू हो गई थी, और इसी तरह जो है आर्य समाज में भी बहुत सारे लोग जो हैं ये बात इस तरह की करने लग गए थे। और यहाँ पे जो मशहूर वो फ्रीडम, उसमें यानी अपने स्ट्रगल के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ जितना काम इन लोगों ने किया उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। और लेकिन दूसरी तरफ जो गांधी का नेशनलिज्म है मिसाल के तौर पे, वो या इंडियन नेशनल कांग्रेस का कह लें आप, वो इस डाइवर्सिटी को कबूल करता है, और वो जो है उसमें उसकी फिर फर्दर दो उसकी शक्लें बन सकती हैं अगर हम ज़्यादा उसमें जाएं। यूरोप में जो नेशनलिज्म आया वो अपने साथ सेकुलरिज्म भी लाया। सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म भी साथ आपस में असल में इनमें रब्त है, क्योंकि जब चर्च गोया उसकी अथॉरिटी और उसका तकद्दुस जो है वो ख़त्म होना शुरू हुआ, यानी एक कॉमन चर्च का, तो उसके साथ ही एक तो बाइबल अपनी अपनी ज़बानों में छपनी शुरू हुई, तर्जमे हुए बाइबल के, और वर्नैकुलर जो लैंग्वेजेस थी वो अब अहम बननी शुरू हुई, ये एक नेशनलिज्म की बनी। और फिर रियासत जो है आहिस्ता आहिस्ता वो जाहिर है कि वो अब मेन अथॉरिटी बन गई, यानी चर्च मेन अथॉरिटी था, अब वो रियासत, और रियासत जाहिर है कि एक कौम पे है वो, तो एक नेशन स्टेट वो सेकुलर है, और जो 30 साल जंगें थी उसमें भी मजहबी जंगें उन्होंने कहा ख़त्म करो, रियासत और सेकुलर रियासत को मरकज़ बनाओ अथॉरिटी का, वो मुकद्दस है असल में। तो यहाँ पे जो ज़्यादा उसमें सेकुलर जो टेंडेंसीज हैं वो बहुत वाज़े तौर पे थी। अब सेकुलरिज्म एक तो ये है कि मज़हब भी ख़त्म है, या मज़हब ही गलत है, या मज़हब जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और एक ये था कि चले मज़हब जो है वो रहे, और एक अमली सूरत हाल ये है कि चूँकि तनव्वो है मज़ाहिब का, तो अमलन जो है वो कौमी रियासत ऐसी तश्कील दी जाए कि उसका कोई मज़हब ना हो, या वो किसी मज़हब को फेवर ना करे, और बाकी मज़ाहिब जो हैं वो अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। तो गया पब्लिक स्फीयर जो है वो मखसूस कर दिया जाए रियासत के साथ, और प्राइवेट स्फीयर जो है उसमें मज़हब को मान लिया जाए। तो एक ये शक्ल भी हमें नज़र आती है। इसके अलावा भी कुछ शक्लें हैं जो हम बाद में देख सकते हैं जब हम मौलाना सिंधी पे बात करेंगे। तो इस तरह अब ये सूरत हाल है। सावरकर का मॉडल है, गांधी का मॉडल है, या कांग्रेस का। जमीयत उलमा हिंद जो है, मेन स्ट्रीम जो उलमा वो सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट को, चूंकि वो जो चैलेंज डिफाइन कर रहे हैं। एक बड़ी अहम बात यह है कि जब हम यानी किसी का भी काम उसका मुताला करें, किसी बंदे ने कोई काम किया,
रशीद अरशद साहब कुछ काम कर रहे हैं यहाँ, ये काम क्यों कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, उसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके जहन में चैलेंज क्या है, इनके जहन में चैलेंज की डेफिनेशन क्या, कि इस वक्त क्या है 2024 में क्या चैलेंज है, उस चैलेंज को असल में ये रिस्पॉन्ड करेंगे। तो देखना ये अब होता यह है कि चैलेंज की डेफिनेशन हर एक की अलग अलग हो सकती है और उसी से हमारे रिस्पॉन्सेज अलग हो जाते हैं। तो हम बाज़ औक़ात रिस्पॉन्सेज पे लड़ रहे होते हैं कि यार उसने ये क्यों किया, भाई उसके जहन में जो चैलेंज है वो अलग था आपसे, वो और तरह से देख रहा था चीज़ों को। तो हमें ये गुंजाइश देनी चाहिए लोगों को आज ये 2024 में खड़े हुए कि पुराने हमारे जो बुजुर्गों ने जो काम किया वो उनके जहन में अपना अपना एक चैलेंज था, उसको समझने की कोशिश करें कि बजाय इसके कि हम ये फतवे लगाएं कि वो अंग्रेज़ों का एजेंट था, वो हिंदुओं का एजेंट था, वो फलां ये था। तो इस माइंडसेट से हमें ऊपर उठना पड़ेगा कि लोग एजेंट नहीं होते सारे, हमें देखना पड़ेगा कि वो उसकी जो एक्टिविटी है उनकी वो किस उसमें है, और इसमें सैयद भी शामिल हैं, यानी वो किसी और तरह से चैलेंज को देख रहे हैं और वो अपने उस चैलेंज को हम समझें, उनके ख्याल में हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन वो उस चैलेंज को उस तरह से जवाब दे रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद का इस पे ये नहीं है कि चैलेंज जो है वो अंग्रेज साम्राज्य है, लिहाजा उनकी सारी जद्दोजहद जो है वो आज़ादी की तहरीक पे है और उनके ख्याल में यही मसले का हल है, बस वो चले जाएं एक दफ़ा, फिर जो होगा सो होगा, वो उस पर ज़्यादा उनका जहन नहीं है। ज़्यादा जहन ये है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से रुखसत किया जाए, जो भी क्राइसिस है उस क्राइसिस की डेफिनेशन हिंदुस्तान में उनके ख्याल में ये है कि अंग्रेज़ ने सब कुछ ये किया है। तो लिहाजा इसी तरह कांग्रेस भी ये समझती है, हिंदू भी इसी तरह समझ रहे हैं कि ये सब कुछ जो है उनका किया गया है। बाद में क्या होगा, इस पर अपने अपने प्लान्स हो सकते हैं, सबके थे, और बाद में इसलिए कुछ क्लैशेस भी हुए उसके अंदर जैसे होता है। तो दूसरा जो हिंदू नेशनलिज्म जो है वो भी उस जमाने में पैदा होना शुरू हुआ और उन्होंने उस तरह से किया। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है इस सारी सूरत हाल का, जो ये अभी तक हम एक तरह से पसे मंजर है जो मैंने कि ये पिक्चर है। अब हम देखते हैं मखसूस किरदारों को कि जिन पे बात करना आज मकसूद है। मिसाल के तौर पे यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने का जो है कौमियत का तस्वुर और मौलाना हुसैन मदनी का जो सबसे दो यानी ऐसे नाम हैं जो एक तरह से फ्रंट लाइन पे जिन्होंने डिफेंड किया, यानी जिसको बाज़ लोग कंपोजिट नेशनलिज्म की बात कर देते हैं या इस तरह से कौम प्रस्त का लफ्ज़ भी ये लफ्ज़ मुझे इसमें प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में। बहरहाल नेशनलिस्ट उलमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहरहाल एक अच्छा यहाँ एक बात और है कि कौमी का लफ्ज़ या कौम परस्ती या नेशनलिज्म ये हर खित्ते में इसके मफहूम जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ये जैसे मैंने कहा कि ये कोई ऐसे यूनिवर्सल हक़ाइक़ नहीं है कि जो हर जगह, मिसाल के तौर पे इस वक्त बिलोच जो नेशनलिज्म है उनके यहाँ जो वो एक अलग तजर्बा है उनका, वो वही समझते हैं या उनके यहाँ जो चीज़ है वो वहाँ पे पंजाब के लोग अगर कहा जाता है ना कि उस तरह नेशनलिस्ट नहीं है, वो उनका वो तजर्बा ही अलग है। असल में उनका इज्तिमाई तजर्बा जो है वो अलग है। वो यहाँ पे क्योंकि ये जो चीज़ें हैं नेशनलिज्म वगैरह ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो सूरत हाल को ये अदराक के लिए इंसानी ज़हन बनाता है। तो जब सूरत हाल अलग है तो वो कॉन्सेप्ट भी अलग हो जाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूरोप से आ रहे हैं और हम हिंदुस्तान की सूरत हाल पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आप खुद समझ लें कि ये कितना यानी इसमें कितनी ज़्यादा गलत फहमियाँ और कितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और मुश्किलात पैदा होने का यकीन है हमें कि ये होगा। तो वही यहाँ पे हुआ। तो हमने कहा जी ये नेशनलिस्ट उलमा है। तो नेशनलिस्ट उलमा जो इनको हम कहते हैं वो हैं कि जिन्होंने जाहिर है कि ये उनका चैलेंज ये था कि साम्राज्य फिजिकली मौजूद है और इसको यहाँ से हमने करना है, लिहाजा जो स्ट्रगल है वो उसका साथ देना चाहिए। और ऐसे वक्त में कोई और अगर हम बात करेंगे तो ये गोया कमज़ोर करेगा हमारी कौमी मज़ाहमत को। तो ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट बनता है और इस तरह से सारा। और लेकिन इनके जहन में जो नेशनलिज्म है, मिसाल के तौर पर मदनी के जहन में या मौलाना वो नेशनलिज्म नहीं है जो यूरोप में नेशनलिज्म। जब हम तनकीद करते हैं इन उलमा पे जदीद के एंगल से, हम कहते हैं देखो ये तो नेशनलिस्ट हो गए। अब जब हम कहते हैं ये नेशनलिस्ट हो गए तो हमारे जहन में नेशनलिज्म वो है यूरोप वाला कि जो यूरोप जिस
के जो नताइज हैं, या वो लफ्ज़ चूंकि कॉमन है, इनका जो नेशनलिज्म है वो सिर्फ महदूद है एक गोया आज़ादी की जंग के लिए, वो सिंबल है एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है ये नेशनलिज्म नहीं है। अभी हम बात करेंगे इकबाल पे। इकबाल जो है वो खुद भी कायल हैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के, वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को गलत चीज़ नहीं समझते, लेकिन वो नेशनलिज्म के लफ्ज़ पे उनका एतराज़ है, जो कि बजाय एतराज़ है, क्योंकि वो उसे उसी तनाजुर में देख रहे हैं कि जो यूरोप में नेशनलिज्म अपनी, और जहाँ से वो जिस मशीन से वो प्रोडक्ट निकली है वो उसको वहाँ से देख रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे उलमा अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में उसे अप्लाई कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर रहे हैं, वो उसको नहीं देख रहे। तो ये हमें इस तरह से देखना यानी पड़ेगा सूरत है कि कौन बंदा किस तरह से देख रहा है और उसका वो क्या है। तो लिहाजा जब वो हज़रत मदनी मिसाल के तौर पे नेशनलिज्म की बात करते हैं तो इससे वो ये मुराद नहीं है उनकी कि वो दीन के किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, यानी उनके जहन में नेशनलिज्म का ऐसा तस्वुर नहीं है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की के तशख़्ख़ुस या सालमियत या उसके एक इकाई होने से वो दस्तबरदार हो रहे हों। यानी ये बहुत अहम बात है। तो ये हमें, जब हम ये बात करते हैं तो फिर ये यूरोप का जो नेशनलिज्म था वो ऐसा था कि वो एक तरह से यानी उसने एसिमिलेट कर दिया और वाहिद शिनाख्त जो है वो नेशनहुड की बन गई। तो इनके जहन में जो बात है, हम ये तो कह सकते हैं कि उनकी ये जो अप्रोच है टूवर्ड नेशनलिज्म, खालिस एकेडमिकली बात करें, खालिस यानी प्रोफेसरों की तरह बात करके हम हज़रत मदनी के पास जाएं, उन्होंने कहें जी इस तरह है, और वो तो वो हो सकता है बात हमारी मान भी जाएं, लेकिन वो उनके वो जो फील्ड में लोग होते हैं ना, वो एकेडमिक लोगों की तरह नहीं होते, वो मेरी तरह नहीं होते, वो फील्ड के प्लेयर हैं, वो देख रहे हैं कि सूरत हाल क्या है और उनके सामने जो चैलेंज है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बाद में प्रोफेसर हजरात जो हैं वो बैठ के किताबें लिखते रहते हैं और अपनी पीएचडी का मौजू निकाल लेते हैं। वो लिहाजा ये हमें देखना पड़ेगा कि हज़रत मदनी और मौलाना आज़ाद जिस तरह देख रहे हैं चीज़ों को, वो एंगल क्या है, वो प्योर एकेडमिकली आज जो है उसे किस तरह से हम लेंगे, लेकिन बहरहाल वो एक उनका जो इमेज है नेशनलिज्म का वो इंपीरियलिज्म से कॉन्ट्रास्ट है। यानी नेशनलिज्म, जैसे मैंने कहा ना कि हर चीज़ जो है वो अपने कॉन्ट्रास्ट से डिफाइन होती है, तो उनके जहन में नेशनलिज्म का जो अदर है, खुद नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट का जो अदर है वो इंपीरियलिज्म है। तो आप या इंपीरियलिस्ट हैं या नेशनलिस्ट हैं। तो नेशनलिज्म का मतलब ही ये था कि आप आज़ादी चाहते हैं, और ये उस जमाने में हिंदुस्तान से मखसूस नहीं है। हम देखते हैं कि एशिया और अफ्रीका की यानी बाकी अक़वाम में भी यही सूरत हाल है, और वहाँ भी यानी नेशनल मूवमेंट्स ही चल रही हैं जो आज़ादी की तहरीकें हैं। तो ये भी, तो जब ये लोग बाहर गए और मिसाल के तौर पे मिस्र जाना हुआ मौलाना आज़ाद का और टर्की गए, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग क्यों नहीं तहरीक चलाते हो, हिंदुओं के साथ मिलके तुम ये काम करो। तो खुद मुसलमान जो थे वहाँ के, उन्होंने भी ये बात की कि नेशनल काम की ज़रूरत है, और ये एक नेचुरल बात थी। तो और ख़ास तौर पे उसमें हम देखें कि एक थर्ड जो इंपीरियल पावर है वो मौजूद है, और वो जो नेशनल डिफरेंसेस हैं मज़हब के, वो उनसे फ़ायदा उठा रही है। तो अब तो जाहिर है कि आपका मफाद इसी में होगा कि आप जो है वो मिल के उसका मुकाबला करें। यानी खुद जो अखलाकी तकाजा होगा वो यही होगा, अखलाक का भी यही तकाजा होगा, बुनियादी जो अखलाक है वो यही होगा कि आप उनकी साजिश में, उनके चाल में उन्हें नाकाम बनाएं। तो इसी तरह ये लोग देख रहे थे सारे अमल को। तो इनका जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो वाला नहीं है जिस तरह से हम यानी इस लफ्ज़ को यूरोप के उस सेंस में देखते हैं, ख़ास तौर पे ये यानी, और इसका यानी जो यूरोप का नेशनलिज्म है वो लिंक्ड है मटेरियलिज्म के साथ भी, उनका मटेरियलिज्म के साथ है, सेकुलरिज्म के साथ है, और एक तरह से पूरी निगेशन है वो यानी दीनी आइडेंटिटी की। इकबाल जो नेशनलिज्म को देख रहे हैं वो उस तरह देख रहे हैं कि जिस तरह वो यूरोप से आ रहा है। यहाँ पे जो दो लोग अलर्ट हुए हैं, यानी दोनों बड़े अहम लोग हैं जो इस बढ़ते हुए नेशनलिस्ट जो एक फीवर है या एक वो है, एक जज्बा और एक तरह से कि जनाब हम नेशनलिस्ट हैं, इससे जो दो बड़ी शख्सियात जो अलर्ट हुई वो उनमें से एक इकबाल हैं और दूसरे हैं टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। एक हिंदू और एक मुसलमान, दोनों ही शायर हैं, दोनों ही फ़लसफ़ी हैं,
और इस पे पूरा मौजू रखा जाए कि टैगोर का नेशनलिज्म का तस्वुर किया, ये पूरा एक मौजू अलग से बनता है। हमें इन लोगों को भी पढ़ना चाहिए, हम अपने उलमा को तो पढ़ते हैं, इनको भी देखें, तभी पूरी सूरत हाल हम तभी समझ सकेंगे हिंदुस्तान के। टैगोर जो है बिल्कुल इकबाल की तरह उसने ये कहा कि नेशनलिज्म जो है ये प्रॉब्लमेटिक है और ये यूरोप के तस्वुरात हैं और ये हम होलसेल इनको इंपोर्ट करेंगे और इन हिंदुस्तान की सूरत हाल पे अप्लाई करेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे, हमारी सूरत हाल मुख्तलिफ है। और मुझे याद नहीं सन 1917 में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के करीब उसने एक पूरा बुकलेट है टैगोर का नेशनलिज्म पे, शायद यही नाम है और नेशनलिज्म या इस तरह का नाम है, जो बहुत ही एलोकेंट और बहुत खूबसूरत तरीके से उसने क्रिटिक की है नेशनलिज्म के ऊपर। उनके बहुत सारे जो कहानियां हैं उसके अंदर भी ये मौजू है नेशनलिज्म का। गांधी पे भी उनकी यानी इस पे इख्तलाफ है टैगोर का और गांधी का इस मसले पे। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि टैगोर जो है वो खुद अंग्रेजों के भी खिलाफ है। उसने सर का नाइटहुड जो मिली उसको वो भी वापस कर दिया था खिताब, और उसको भी कहा गया कि ये बड़ा नेशनलिस्ट है। उसने कहा मैं इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट हूं, लेकिन इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि मैं नेशनलिस्ट हूं। ये टैगोर की पोजीशन है कि आप ये चाहते हैं साम्राज्य के खिलाफ आप हैं, लेकिन इसका दूसरा पोल जो है उसने कहा कि यहाँ हिंदुस्तान के हक़ाइक़ डिफरेंट है। हिंदुस्तान का माशरा जिस तरह टैगोर उसे देखता है या और भी बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई एक सेंटर नहीं रहा कभी भी। यानी अब हम खालिस हिंदुस्तान की अगर बात करें, कभी भी तारीख में हिंदुस्तान का एक सेंटर नहीं रहा। ये मल्टीपल, यहाँ पे डाइवर्सिटी रही और मजहब का भी यानी मल्टीपल रहे। खुद हिंदुइज्म का भी एक सेंटर नहीं है, यानी खुद वो मजहब भी ऐसा है कि उसका एक सेंट्रल पॉइंट, उसका कोई फाउंडर नहीं है। मसलन आप ये नहीं कह सकते कि इस बंदे ने हिंदुइज्म की बुनियाद रखी, ठीक है। वो एक बहुत मल्टीपल, उसमें इतना ज्यादा तनव्वु है, अपोजिट चीजें हैं, और फिर भी वो अपने आप को उसमें समेटे हुए है। तो इंडिया का जो सूरत हाल है उसमें एक कौम का उसने कहा कि यहाँ पे हमारा अगर कोई नेशनलिज्म हो सकता है तो वो ऐसा होगा कि जो इस सारी डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करे और इसको अपनाते रहे। जो नेशनलिज्म है वो तो एक तरह से उसने कहा कि एक अल्टरनेटिव मॉडर्निटी, एक मुतबादिल जदीदियत जो है वो हो सकती है। एक जदीदियत तो वो है जो यूरोप से आ रही है, और एक हमारी अपनी जदीदियत भी हो सकती है। ये बात टैगोर के यहाँ हमें मिलती है कि हमारा अपना जो है वो कौम, और हमारे उलमा का भी ये सफर है, वो असल में यही था। वो इसको आर्टिकुलेट नहीं कर सके इस बात को जिस तरह टैगोर ने किया, लेकिन असल में वो उनका भी नेशनलिज्म जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो वाला नहीं है। इकबाल जो है वो इस चीज को इस तरह से देख रहे हैं कि वो टैगोर की तरह वो यही समझ रहे हैं कि ये सारी अपनी बुराइयां और बीमारियां जो यूरोप से आ रही हैं, तो अंग्रेज दुश्मनी अच्छी चीज है, लेकिन असल चीज तो ये देखनी चाहिए कि वो जो तर्ज फिक्र है और जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को भी मुसीबत में डाला हुआ है और हमें भी मुसीबत में डालने वाले हैं, उसको पहचानना चाहिए। तो इकबाल को जो लोग ये समझते हैं कि वो बस अंग्रेजों के को कासा लेस थे अगर सर का खिताब मिल गया, ये भी बहुत बड़ी नाइंसाफी हम लोग करते हैं उस बंदे के साथ। तो वो किसी बंदे ने अगर पैंट शर्ट पहन ली है या सर का खिताब ले लिया है, या ये बहुत ही सती बात है कि इन बातों से जब तक हम ऊपर होके गहराई में किसी बंदे को नहीं देखेंगे वो कहना क्या चाह रहा है, बात क्या है, उसका दर्द क्या है। इख्तलाफ जरूर किया जा सकता है, यानी इख्तलाफ किया जाए, लेकिन वो फिर इख्तलाफ हो कि यहाँ पे ये बात है, वो इन बातों को बुनियाद ना बनाया जाए। तो इकबाल जो है वो ये देख रहा है कि ये जो चीज़ आ रही है यूरोप से, हम बहुत सादा लोही के साथ उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसने एक जगह हज़रत मदनी को भी लिखा है कि वो अपनी सादा लोही में ये समझ रहे हैं। इकबाल ने ये बात मौजूद है उसके आखिरी जो 2-3 साल पे किताब है कि देवबंद के उलमा अपनी सादा लोही में ये इसको उसी तरह समझ रहे हैं। तो चूंकि होता ये है कि बेशक हज़रत मदनी नहीं उसके ले रहे यूरोप के उस पर, लेकिन चूंकि लफ्ज़ वही इस्तेमाल हो रहा है, तो अगली नस्ल जो आती है, और ये हुआ प्रैक्टिकली कि अगली नस्ल जो आती है वो ये भूल जाती है कि हज़रत मदनी एक्चुअली क्या समझ रहे थे। उनके जहन में बस नेशनलिज्म का लफ्ज़ रह जाएगा और वो नेशनलिज्म को डिफेंड करेंगे हर सूरत में। और यहाँ पे वो रियल हकीकी नेशनलिस्ट जो यूरोप के मॉडल के नेशनलिस्ट हैं वो भी आ जाएंगे और उनके साथ वो समझेंगे कि हम जैसे वही बात कर रहे हैं। जैसे सेकुलरिज्म है कि ये उलमा जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और जो सेकुलरिज्म एक्चुअली है,
तो लफ्ज हम सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं कि हम भी सेकुलर हैं। हजरत सिंधी ने भी कहा कि हम सेकुलरिज्म के कायल हैं। अब उन्होंने कहा हम कौन से सेकुलरिज्म के कायल हैं? जो शाह अब्दुल अजीज देहलवी का सेकुलरिज्म है। अब भाई सेकुलरिज्म अगली नस्ल जो आएगी 200-300 साल बाद ही, वो जब यही गर्दान करेगी कि हम नेशनलिस्ट हैं, हम सेकुलर हैं, हम लिबरलिज्म का लफ्ज है, ह्यूमनिज्म का, तो ये इस्तिलाहें जो हैं अगर हम इन्हें बगैर सोचे समझे और बगैर इनकी तनकीह किए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत इम्कान है कि आने वाली नस्ल इसकी असल बात को भूल जाए और उलमा के उस यानी जो बहुत ही डेलिकेट उसकी कॉनोटेशन थी उसको भूल जाए और उसी रंग में रंगी जाए जिसमें मैटेरियलिस्टिक पॉलिटिकल वर्ड जो है दुनिया की वो जारी है या जा चुकी है। तो इस लिहाज से इकबाल का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनलिज्म पे, जो क्रिटिसिज्म है, उसको हमें समझना चाहिए। तो वो एक सेंट्रल जो स्टेट है वो प्रॉब्लमेटिक है इकबाल के यहाँ, और वही वाहिद जो है वो जरिया बन जाती है इसका। तो एक लिहाज से यानी देखा जाए तो ये सारे लोग जो हैं ये इनसे हम अब मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए कुछ ना कुछ सबके पास मौजूद है। इकबाल के पास भी मौजूद है, मौलाना आज़ाद के पास। तो बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ धड़ों में बैठ के इनको रद्द करें और अपने अपने बस शेख को पकड़ लें और बाकियों का इनकार करें, इस माइंड सेट को, ये जो मंडलियां बनाई हुई हैं हमने, इससे जब तक हम नहीं उठेंगे, इस पे मुझे ज्यादा बुजुर्ग तो फिर भी शायद अब मिल गए हों आपस में, हम जो लोग हैं हमने ज्यादा खराब किया हुआ है, पीरों को मुरीदों ने ज्यादा खराब किया हुआ है, जिन्हें जो लड़ाया हुआ है हमने अभी तक जो है वो, यानी JUI के या मिसाल के तौर पे लोग जो हैं वो इकबाल को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इकबाल का जो हल्का है वो मौलाना आज़ाद का नाम ले दो वहां पे, वो एक दफा फेसबुक पे मैंने पता नहीं कुछ कर दी तो इधर की बात करूं तो वो लोग मेरे खिलाफ हो जाए, उधर की करूं तो ये मैं कह यार ये किस मुसीबत में फंस गए। ये बहुत ही सती माइंड सेट है। तो इस तरह के मुज़ाकरों में भी हम यानी ये अपने आप को यानी इस लिहाज से देखें कि आज हम पे क्या जिम्मेदारी है। पहला तो है तफहीम का, क्योंकि तफहीम होगी तो हम जाहिर है कि, और तफहीम तारीख की भी हो हमें, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ये जो नताइज हैं इनसे आप मुत्तफिक हों या इनसे खिलाफ, जैसे भी आप करें, लेकिन ये तरीक़ाकार ये है यानी चीज़ को समझने का, इस तरह हम इस मनहज पे हमें समझना चाहिए। आप अपने उस पर करें, लेकिन मनहज जो है वो ये हो कि एक जो सूरत हाल की पेचीदगी होती है उस सिंपलिस्टिक मॉडल्स और बस सादा से भी ये हुआ, ये थे फलां हुआ, तहरीक रेशम चली, ये हुआ, वह ठक ठक और पाकिस्तान बन गया, ये होगा। ये जिस तरह मुताला पाकिस्तान की हिस्ट्री गलत है, इस तरह जो एंटी मुताला पाकिस्तान है वो भी उतना ही सही है, ठीक है ना। तो हमें यानी पूरी पेचीदगी में, और मुख्तलिफ जो लोग थे यहाँ पे, जो हिंदू राइटर्स हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। जो नेशनलिस्ट हिंदू राइटर्स हैं, जो बिल्कुल हिंदू, उनको भी पढ़ें तसल्ली से ठहर के, और फिर हम जो है यानी उस सूरत हाल का जायजा लें। तो मौलाना मौदूदी का जिक्र भी मेरे ख्याल में हमें करना चाहिए, उनका भी नेशनलिज्म पे एक स्टैंड है। उन्होंने कहा कि ये सारे जो है ना फारिग है, चाहे वो मुस्लिम लीग की हो, इकबाल पे तो खैर इतना नहीं, लेकिन बाकी सारे। और वो नौजवानी में जैसे एक जज्बा होता है इंसान में, एक तो ये मैं नसीहत करूंगा कि नौजवानी में कोई जमात की बुनियाद नहीं रखनी चाहिए आपको। आप में से कोई अगर ऐसा बंदा है जो किसी भी जमात की बुनियाद रखना चाह रहा है, 40-50 साल मुताला करना चाहिए, बुजुर्गों की खिदमत में बैठना चाहिए, संजीदगी से डिस्पैशनेट स्टडी करनी चाहिए, और फिर कोई काम आपसे जो है हो जाए और इदारा बने कोई। फिर ये जो बहुत यानी ओवर एंथुसियास्टिक लोग एक जमात बनाते हैं, फिर बाज़ औक़ात उन्हें कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन फिर जमात नहीं उन्हें छोड़ती, फिर कहते जी आपने तो ये कहा था तो अब आप उस पर रहें। तो जमात इस्लामी का भी कुछ ऐसे ही मामला हुआ, बहुत एक उसमें वो बनी, अभी नौखेज़ वो थे और बस वो बन गया, और क़ुव्वत अमल बहुत ज़्यादा हो जब बाज़ औक़ात, तो वो एक उनके जहन में ये है नेशनलिज्म का कि हम, अब देखें यहाँ एक मौजूदी भी मेरा एक कमेंट है, इस पर आप मैं तवज्जो कहूँगा आपकी, कि उनका जो जहन है ज़ाहिर है वो हिंदुस्तानी मुसलमान एक फ़र्द हैं, हमारे ही हैं, हम में से ही हैं, उनको भी हम अपने में से समझ के फिर वो देखें कि किस तरह से वो लेके आ रहे हैं। यानी ये देवबंदियों को मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल ही उन्हें अलग कर देते हैं। तो वो हिंदुस्तानी समाज ही में से एक हमारी, यानी हम यूं देखें कि हम एक रूह हैं असल में सारे, और हमारे जैसे हमारे अंदर मुख्तलिफ टेंडेंसी, मुख्तलिफ रुझानात होते हैं, इसी तरह एक बॉडी में कोई बंदा किसी तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन एक वो वाहिद गोया जसद वाहिद की तरह है, और उसमें से वो चीज़ें मुख्तलिफ निकल रही हैं। तो उसी उसमें मौलाना का ये है कि वो उनका के बात ही भूल गई यार, कोई ऐसा तसर्रुफ किया किसी ने, बस नहीं
हाँ, आपका तसरुफ लग रहा है नदीम साहब। हाँ, तो वो वाला आज की याद बात मौलाना, हाँ मेरे ज़हन में बड़ी है, जितनी बात अहम होती है बाज़ों का उतनी जल्दी निकल जाती है। हाँ वो, हाँ जमात साजी का अमल जैसे हुआ बहुत तेज़ी के साथ और एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और फिर वो वही हमें उसके अपने तंजीमी मसाइल और तंजीमों का अपना एक ज़ाहिर साइकी होती है, एक अपना फिर बन जाता है सिलसिला। बहरहाल याद आती है तुम्हें? हाँ नहीं इंशाल्लाह आ जाएगी याद, बस कोई नहीं। चले तो हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया, मुझे याद आ गई। वो ये है कि मौलाना मौदूदी के जो उनकी किताबें पढ़ें तो यूँ लगता है कि वो एक मतलब रिवायती चीज़ें नज़र आती हैं हमें उसमें, कि रिवायत के मुताबिक हैं जैसे वो, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर ऑफ थॉट है वो पूरे का पूरा मॉडर्न है। इसके मुकाबले में मौलाना सिंधी जो हैं वो लगता है अपने नतायज के एतबार से कि एन मॉडर्न है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर ऑफ थॉट असल में रिवायती है। ये एक बात है जिस पे मैं इंशाल्लाह लिखूंगा, पूरी मेरे जहन में एक टॉपिक है पूरा, कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो कुरान और हदीस से कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप आयात पेश कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो जिस तरह से आप और जिस मेथड पे आप डिस्कोर्स की तश्कील कर रहे हैं वो कुछ ऐसा होता है कि वहां पे मसला होता है। ठीक है, उसके कंटेंट के अंदर आपको मसला नजर नहीं आएगा, आप हाथ रख के नहीं बता सकते कि यहाँ पे ये मसला है, या कम बता सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये एक मेरे से बात थी, इस पर हम बाद में बात, मतलब मौलाना सिंधी खुली खुली बातें कर रहे हैं कि नेशनलिज्म है, सेकुलरिज्म का मैं कायल हूँ, सोशलिज्म का कायल हूँ। बज़ाहिर लगता है कि यार ये इससे ज़्यादा तो कोई रिवायत दुश्मन हो ही नहीं सकता, लेकिन उनका सारा रवैया एक असल में रिवायती आलिम वाला है। ठीक है ना, ये बहरहाल एक बात है जो फिलहाल आप सुन लें, इस पर एक हो सकती है बात। मौलाना मौदूदी का असल में जो यानी इंस्पिरेशन कह लीजिए वो एक लिहाज से इनकलाबात हैं जो आ रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मुसलमान एक जमात अगर बना लें और मुनज़्ज़म हो जाएं और फिर वो छा जाएं, फिर वो इनकलाब ले आए एक सेंट्रल, वो ये सारे का सारा मॉडल जदीद है। अब इसके लिए वो कुरान पाक की तशरीह इस तरह से कर लें, पूरी तफसीर लिख लें, मतलब अब वो ज़ाहिर तफसीर तो एक रिवायती एक रिवायत के उलूम में से है, तो बज़ाहिर वो रिवायती लग रहा है, या मतलब, लेकिन ये बहरहाल एक पूरी तश्कील है एक नुक्ते के ऊपर, और वो नुक्ता जो है वो रिवायत से नहीं आ रहा। ठीक है ना, ये एक बात है। तो उन्होंने नेशनलिज्म को कहा कि नेशनलिज्म और इस्लाम ये बिल्कुल ऑक्सीमोरन, ये मिल ही नहीं सकते, ये दो बिल्कुल मुतजाद चीज़ें हैं, ना रिलीजियस नेशनलिज्म की कोई गुंजाइश है, ना टेरिटरी की बुनियाद पर नेशनलिज्म की गुंजाइश है, लिहाजा ये सारे ही एक लिहाज से गलत हैं, सारे ही उलमा। और बस अब ये है कि एक प्योर खालिस यानी उस पर एक खालिस पे जोर है, और वो जमात बने और वो फिर एक मतलब एक उसमें हो और वो पावर हासिल करे, पावर पे है। तो ये एक बुनियादी मौलाना मौदूदी का है। लेकिन ये मेरी राय में आज हम देखें, अब इतने साल गुजर गए, तो हम यही उनकी खिदमत में करेंगे कि ये सारी बात जो है आपकी, ये इसका सोर्स क्या है। तो जो रिवायती उलमा की जो स्ट्रगल है वो अपने उसमें, लेकिन बहरहाल इसको समझा जा सकता है, जिस चीज़ को समझा जा सके तो उसको फिर उस पर बात आगे बढ़ सकती है। तो ये मौलाना मौदूदी को समझना ज़रूरी है कि वो किस एंगल से ये बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बहरहाल ये हमारे मुख्तलिफ मौलाना सिंधी जो हैं उनका जो रद्द-ए-अमल है वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबसे यानी रियलिस्टिक है। वो ये कहते हैं कि ये इंडियन नेशनलिज्म वाली बात तो ठीक नहीं है, वो इंडियन नेशनलिज्म के कायल नहीं है कि जो नेहरू कह रहा है या मौलाना आज़ाद भी कह रहे हैं कि एक बड़े उसमें, अगरचे मौलाना आज़ाद का जो कौमी तस्वुर है उसमें वो कहते हैं ये बात कि जो डाइवर्सिटी है उसको वो अप्रिशिएट करते हैं इंडिया की, लेकिन बहरहाल इसको ज़्यादा वाज़े तौर पे जो बयान किया वो मौलाना सिंधी ने किया। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान एक मुल्क है ही नहीं सिरे से, ये एक बर्रे आज़म है, एक बर्रे अज़ीम वो कहते हैं इसे, और यहाँ पे मुख्तलिफ कौमें हैं, जैसे डच हैं और जर्मन हैं और फ्रेंच हैं और अंग्रेज़ हैं, ऐसे ही यहाँ पे तमिल हैं और फलां हैं और कश्मीरी हैं और पंजाबी हैं और बलोची हैं, ये कौमें हैं। लिहाजा कौम वो उनका नेशनलिज्म एक तरह से कल्चरल नेशनलिज्म है, वो
लोकल कल्चरल शनाख्तों को बहुत अहमियत दे रहे हैं और सेंटर को इतना स्ट्रांग नहीं रखते। सेंटर बज़ाहिर सब बातें यही कर रहे हैं कि सेंटर स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, जिन्हें भी यही कह रहे हैं सारे, और लेकिन बहरहाल इन्होंने बहुत आर्टिकुलेट इस बात को किया कि हिंदुस्तान का जो इज्तिमा है ये बैनुल अक़वामी इज्तिमा है। बहुत वाज़े, इतना वाज़े तौर पे दूसरे किसी मुसलमान आलिम ने ये बात बयान नहीं की थी, और कि हिंदुस्तान का इज्तिमा जो है वो कौमी इज्तिमा नहीं है, ये बड़ी अहम बात है। तो जब बैनुल अक़वामी एक इंटरनेशनल सूरत हाल है ये, और हम अपने आप यानी जो कौम है पंजाबी होना ये, तो मौलाना सिंधी जो हैं वो ये कहते हैं कि यानी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो ये मिसाल तो मेरी ज़ात है और मुझसे बाहर जो है वो एक सर्कल है मेरे ख़ानदान का, तो उससे बाहर एक सर्कल है, तो मिसाल के तौर पे मेरे गांव का, और उससे बाहर भी एक सर्कल है, तो मिसाल के तौर पे एक एथनिसिटी के एथनिक ग्रुप जो एक जिसमें ज़बान है और कल्चर है, और फिर उससे बाहर एक और बड़ा सर्कल हो सकता है, और उससे बाहर जो है वो एक इंटरनेशनल सर्कल है। तो मौलाना सिंधी ये कहते हैं कि अंदर वाला जो सर्कल है वो उस वक्त तक सालेह है, उस वक्त तक ठीक है, जब तक वो बाहर वाले सर्कल से गोया वो नहीं करता, टकराता नहीं है। तो नेशनलिज्म जो है उसकी वो हदूद मुतय्यन करते हैं कि उस हद तक ठीक है जब तक वो इंटरनेशनल गोया एथिक्स के साथ टकराए ना। तो एक तरह से शोविनिज्म को भी वो समझ रहे हैं कि जो जर्मन नेशनलिज्म या नाजीज़म जिस तरह पैदा हुआ। अच्छा, यही खतरा जो है इकबाल को भी है, यही खतरा जो है वो टैगोर को भी है। इन तीनों में ख़ास तौर पे यानी टैगोर और इकबाल बहुत इस पे क्लियर हैं कि ह्यूमैनिटी का जो प्रोजेक्ट है, इकबाल भी ये बात करते हैं कि असल सिर्फ एंट्री पॉइंट का फ़र्क है। इन इकबाल ये बात कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस नेशनलिज्म के उसमें इसमें बुखार में जो हम भूल जाएं सारी बात, इस बात को भूल जाएं कि मुस्लिम्स जो हैं दे हैव अ रोल टू प्ले, हमारा किरदार है तारीख के अंदर जो नबी करीम सल्लम के ज़रिए हम तक मिला, हम तक पहुंचा है। यानी नबूवत असल में क्या है, तारीख पे असर डालना है ना। तो अगर ये बात कहीं मिस होती है और हम बस एक कौमी शहरी बन जाएं तो ये बहुत बड़ी गद्दारी होगी नबी करीम सल्लम से। इकबाल इस बात को इस तरह देख रहे हैं। हज़रत मदनी इस बात को इस तरह वो कह रहे हैं कि ये ऐन तकाजा है आप सल्लम के साथ वफादारी का कि हम जो है इस वक्त में पहले स्टेप के तौर पे हम अंग्रेज़ों को बाहर निकालें, लिहाजा वो इसको गद्दारी समझेंगे कि कौमी तहरीक का साथ न दिया जाए। तो दोनों बाज़-ओ-क़ात मुखलिस होके लेकिन अलग अलग दोनों की बात अब आज हम समझ सकते हैं कि दोनों की बात सही है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लेकिन ठीक है। तो बाद में सब यही कह रहे हैं कि इंसानियत की बात जो है वो इकबाल भी कर रहे हैं अल्टीमेटली, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुस्लिम कॉन्शियसनेस जो है वो कहीं डिस्टॉर्ट ना हो जाए मॉडर्न पॉलिटिकल इज़म्स के तहत, वो उसमें डिस्टॉर्शन ना आए। तो मुस्लिम जो कॉन्शियसनेस है वो अपनी डेस्टिनी को मुसलमान समझे कि उनकी तकदीर क्या है, और इधर से जो है हमारे हज़रात भी यही चाह रहे हैं, लेकिन वो काम शुरू कर अब क्या करना है इस पे इख्तलाफ है। यानी अल्टीमेटली कहाँ जाना है, एक ये अब क्या करना है। पहला काम ये है मौलाना मदनी मुद्दा कि ये आज़ादी करें, उनका ये है कि हम मुस्लिम कॉन्शियसनेस पे काम करें। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो बस मेरे ख्याल में काफ़ी तो होगी।